जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 गणित पाठ 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। दूसरा बात, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसको हम घन करेंगे। घन करने के बाद जो संख्या आएगा उन संख्याओं को हम इस रूप में हमें लाना है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसको देखेंगे। यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक दो तरह का संख्या लेके चलेंगे और दो तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में पहला बात ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्वेश्चन में जो दूसरा बात कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, मतलब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक घन। अगर हम धनात्मक पूर्णांक का घन कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन का हल होना चाहिए 9m+1 और 9m+8 के रूप में होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल करेंगे, क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांक संख्या दो तरह के संख्या लेके चलेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक संख्या तो हमारा संख्या के रूप में जो होता है उससे हम क्वेश्चन हल करेंगे। संख्या के रूप में जो धनात्मक पूर्णांक होता है जैसे 1, 2, 3 ऐसे। अब इनको अगर हम एक घन करेंगे, एक का घन क्या आता है 1, 2 का अगर घन करते हैं क्या मिलेगा 8, 3 का अगर घन करेंगे तो क्या मिलेगा 27, 4 का अगर घन करते हैं तो क्या मिलेगा 64, ऐसे 5 का घन करेंगे तो क्या मिलेगा 125। यहाँ पर जो ये संख्या आ रहा है इन्हीं संख्या को हमें इस रूप में लाना है, मतलब 9m या 9m+1 और 9m+8, इन तीनों रूप में किसी न किसी रूप में संख्या हमारा आएगा। यूक्लिड के धनात्मक पूर्णांक के संख्या को लेके चलेंगे और उन संख्याओं को घन करेंगे और घन करने के बाद जो आएगा उन संख्याओं को हमें इस रूप में दिखाना है। तो लिखना है यूक्लिड के धनात्मक पूर्णांक। अब यूक्लिड के जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जैसे यहाँ पर संख्या अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी यूक्लिड के धनात्मक पूर्णांक अलग अलग हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक को a मान लेते हैं। अब इसी a को, सभी धनात्मक पूर्णांक को a मान लेते हैं और हमें क्वेश्चन में जिस संख्या का आवश्यकता होता है उन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। यूक्लिड के धनात्मक पूर्णांक a है। इस संख्या को अगर हमें 2 के रूप में संख्या लिखना हो तो 2q, 2q+1, 2q+2, 2q+3 ऐसे संख्या बढ़ता जाएगा। इसी संख्या को अगर हमें 3 के रूप में लिखना हो 3q, 3q+1, 3q+2, 3q+3। अगर इसी संख्या को हमें 4 के रूप में लिखना हो 4q, 4q+1 और 4q+2 ऐसे संख्या बढ़ता जाएगा। अब ऐसे हमारे पास 5 के रूप में, 6 के रूप में, 7 के रूप में संख्या को लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें आवश्यकता यहाँ पड़ रहा है, अगर ये 3 वाले टर्म को लेके चले, इसको अगर हम घन करें तो घन करने के बाद जो संख्या आएगा इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे अगर
इस रूप में लिखना हो तो हम 3 के रूप में जो संख्या मिल रहा है उसको लेके चल सकते हैं। जो हमारा 6 के रूप में अगर कोई संख्या लिखा है उसको भी लेके चलेंगे, इस रूप में लिख सकते हैं। 9 के रूप में जो संख्या लिख सकते हैं उसको भी अगर लेके हल करें तो भी हम इस रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन में संख्या लेके चलेंगे 3 के रूप में है। अब इन्हीं संख्याओं को हमें क्या कर देना है, घन करना है। घन करने के बाद जो संख्या मिलेगा उस संख्या को इस रूप में दिखाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 तरीका हो गया। एक तो तरीका ये हो सकता है जो संख्या के रूप में हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, इससे हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है जो धनात्मक पूर्णांक है यूक्लिड का, इस संख्या को अगर हम लेके चलते हैं तो भी हमारा आंसर इस रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड का लेके हल करेंगे, फिर उसके बाद संख्या के रूप में लेके हल करेंगे। यूक्लिड के धनात्मक पूर्णांक को अगर हम 3q के लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन हल करने के लिए क्या करना होगा, यूक्लिड के धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में जो संख्या लिखा हुआ है 3 के रूप में, हम उन्हीं संख्या को लेके हल करेंगे। ध्यान रहे धनात्मक पूर्णांक जो यूक्लिड के हैं हमें क्वेश्चन के अनुसार पूर्णांक को लेके चलना है। जो पूर्णांक संख्या है अगर क्वेश्चन में कोई पूछ रहा है इन्हीं पूर्णांकों में से क्वेश्चन का जो रूप बनेगा हम उन्हीं पूर्णांक को लेकर हल करते हैं। यहाँ पर इस रूप में लाने के लिए 3 के रूप में जो पूर्णांक लिखा हुआ है इसको अगर लेके हल करते हैं इस रूप में हमारा संख्या मिलेगा। अगर 6 के रूप में भी अगर पूर्णांक को लेके चलेंगे तो भी हमारा इस रूप में संख्या मिलेगा। अगर 9 के रूप में भी पूर्णांक को लेके चलते हैं तो भी हमारा इस रूप में संख्या मिलेगा। अब यहाँ पर अलग अलग पूर्णांक संख्या आ रहा है तो सभी पूर्णांक को लेकर तो हम हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए सभी पूर्णांकों को हम a मान के चलेंगे। धनात्मक पूर्णांक a, पहला धनात्मक पूर्णांक हम 3q लेके चल रहे हैं। तो धनात्मक पूर्णांक a है, इसका अगर क्यूब कर रहे हैं तो इसका भी हमें क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। 3q का घात 3, इसका मतलब हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। अगर अब इनको अगर गुणा करना हो अंक अंक में गुणा करिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। क्यू के साथ करना है तो यहाँ पर 3q है तो q के घात 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर देखा जाए धनात्मक पूर्णांक को घन करने के बाद हमारा संख्या ये आ रहा है। अब ये देखा जाए ये संख्या किस रूप में मिल रहा है, इस रूप में कैसे पता चलेगा। इस 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, मिल रहा है। ये संख्या हमारा नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे m बराबर 3q के घात 3 मान लेंगे। तो a के घात 3 बराबर 9, इसके जगह पर हमने m माना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m। तो हमने धनात्मक पूर्णांक को घन किया, घन करने के बाद जो संख्या आया उसे हमने इस रूप में लिखे। अब हम धनात्मक पूर्णांक दूसरा लेके चल रहे हैं 3q। धनात्मक पूर्णांक अगर 3q और प्लस 1 लेके चल रहे हैं, इसको हमें क्या करना होगा, घन करना होगा। क्या लिखेंगे 3q प्लस 1 घात 3। यहाँ पर ये ध्यान देना है
3q+1 है, मतलब अगर इसको हल करना होगा तो ये हमारा a+b का होल क्यूब फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला जो होता है a के घात, इनको अगर इससे कंपेयर किया जाए तो a के जगह पर हमारा 3q आएगा और b के जगह पे क्या आएगा 1। इसको अगर इस फार्मूला में हल करना हो तो जहाँ a है वहाँ 3q रखना है और जहाँ b है वहाँ 1 रखना है। a के घात क्यूब मतलब 3 के घात क्यूब, b के घात 3, 1 का घात 3, 3 a मतलब 3q, b 1 और 3q+1। इसको अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 27 क्यूब के घात 3। इसको अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 1। अब यहाँ पर कैसे होगा, इनको इसमें गुणा करेंगे तो 9 आएगा और q, और ये हमारा ऐसे उतर जाएगा। इसके बाद कैसे हल करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। 9 का 3 में गुणा होगा 27, क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा स्क्वायर, 9 का 1 में गुणा होगा 9 क्यूब। हमने यहाँ धनात्मक पूर्णांक को घन किया, घन करने के बाद ये संख्या आ रहा है। अब ये संख्या किस रूप में आ रहा है, इस रूप में। कैसे पता चलेगा इस रूप में आ रहा है, घन करने के बाद यहाँ 1 आ रहा और यहाँ भी 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 को किनारे रखना है, बाकी संख्या को आगे लिख लेते हैं। एक हमारा मिल रहा है, 9 इसमें नहीं मिल रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के संख्या में 9 हम कॉमन ले लेते हैं। 9 अगर कॉमन लेंगे तो 9 से 27 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 9 का 27 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा +1। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है 9, इसके जगह यहाँ पर 9 मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, ये संख्या नहीं मिल रहा है। इसी पूरे संख्या को हमको क्या मान लेना है m। तो इस पूरे संख्या के जगह अगर हम m लिखेंगे तो हमारा 9m+1 के रूप में संख्या आ रहा है। इसका मतलब हमने धनात्मक पूर्णांक को जब घन किया तो इस रूप में संख्या आ रहा है। यही इस क्वेश्चन में करना है। अगर पूर्णांक लेके चलेंगे 3q+2, तीसरा पूर्णांक अगर हम 3q+2 लेके अगर चलते हैं, तीसरा पूर्णांक 3q+2 अगर इसे लेके चलते हैं और क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो इन तीनों में से किसी न किसी रूप में संख्या हमारा होगा। तीसरा पूर्णांक हम जो लेके चल रहे हैं 3q+2 के लेके चल रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं घन कर रहे हैं। अब इसको अगर हल करना हो हमें इस फार्मूला में रखना होगा। अगर फार्मूला में रखा जाए तो a के जगह पर हमारा 3q आएगा और b के जगह पर 2 आएगा। अब इसको हल करिए, aq मतलब 3q का घात 3, bq का मतलब 2 का घात 3, 3q हो जाएगा, b 2 हो जाएगा, a+b मतलब 3q और 2। आप इसको अगर हल करना हो
3q को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27 q के घात 3। 2 का अगर 3 बार गुणा होगा तो क्या आएगा 8। इनको अगर गुणा करना हो 3 त्रिक का 9, 9 का गुणा 2 में होगा तो क्या आ जाएगा 18 और q। इसको ऐसे उतार लेना है। आगे अगर हल करना हो 18q से इन दोनों में गुणा करना होगा। 18 त्रिक 54 q स्क्वायर 18 दूना 36 और q। धनात्मक पूर्णांक को घन करने के बाद जो संख्या आ रहा है, अब इसे हम देखते हैं तो हमारा संख्या इस रूप में आ रहा है। कैसे पता चलेगा इस रूप में संख्या आ रहा है? क्योंकि संख्या में यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है, तो 8 को किनारे लिखना है, बाकी संख्या एक साथ लिख लेते हैं। इस संख्या को अगर इस रूप में लाना हो तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारे पास 9 नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के संख्या में 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 अगर कॉमन लेंगे तो 9 से 27 में भाग देंगे 3 बार जाएगा। 9 से 54 में भाग देंगे 6 बार जाएगा। 9 का 36 में भाग देंगे 4 बार जाएगा। यहाँ पर जो हमारा संख्या है 9 भी मिल रहा है, ये संख्या नहीं मिल रहा है। इसी संख्या को हमको यम के बराबर क्या कर लेना है, मान लेना है। पूरे संख्या के जगह पर हमें क्या लिखना है, यम और 8 जो क्वेश्चन में है। धनात्मक पूर्णांक को घन करने के बाद इस रूप में मिल रहा है और हमें इस क्वेश्चन में यही करना है। तो अभी हमने यूक्लिड के जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होते हैं उसको हमने घन किया। क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, और घन करने के बाद इस रूप में हमने संख्या को दिखाया। अब हम धनात्मक पूर्णांक संख्या लेके चलेंगे जो हमारा संख्या के रूप में है, और संख्या को घन करेंगे। जो आएगा उन संख्याओं को इस रूप में लिख के दिखाना है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 3, संख्या के रूप में एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम 3 को लेके चल रहे हैं, 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं। क्या आएगा 27। 27 में हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने के लिए हमारे पास 2 संख्या होना चाहिए। एक संख्या हमारा 27 है, दूसरा संख्या जो क्वेश्चन में दिया है 9, ये हमारा एक भाजक के रूप में माना जाता है। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी जो आगे लिखा है वो हमारा भाजक का काम करता है। तो यहाँ जो आगे लिखा हुआ संख्या है ये भाजक है। तो दूसरा संख्या हमारा क्या मिलेगा, 9। अब 2 संख्या हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब लगाते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, जो संख्या ज्यादा है उसको क्या मानते हैं, a। जो संख्या कम है उसको हम मानते हैं b। ज्यादा वाले संख्या में कम वाले संख्या से भाग करते हैं। कै बार जाएगा, 3 बार। इसको हम भाजक कहते हैं। ये हमारा भाज्य है और ये भागफल, और यहाँ पर जो बचेगा उसको हम शेषफल कहते हैं। भाग देने के बाद हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में इसको लिखते हैं। फार्मूला में लिखने के बाद हम इसे जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं उस समय भाज्य को a मानते हैं, भागफल को q, शेषफल को r, भाजक को b। तो भाज्य हमारा a, भाजक b, भागफल q
और शेष फल r। ए हमारा कितना है 27, बी 9, क्यू 3, r 0। यहाँ पर जो संख्या आ रहा है 9 गुणे 3 आ रहा है, मतलब हमें संख्या को घन करने के बाद यहाँ पर ये मिल रहा है और ये संख्या हमारा इस रूप में मिल रहा है 9m। कैसे पता चलेगा? 9 हमारा यहाँ पर है, 3 नहीं मिल रहा है तो 3 को हमको m के बराबर मान लेना है, 9m आ जाएगा। आगे हम जो दूसरा संख्या लेके चलेंगे 4 को, उसको भी घन करेंगे, देखते हैं किस रूप में आएगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या लेके चलेंगे, किसी न किसी रूप में आएगा। 4 धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसको अगर हमने घन किया क्या मिलेगा 64। हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं, तो दूसरा संख्या हमारा 9 है जो यहाँ से मिल रहा है, तो बड़ी संख्या को a मानते हैं, छोटी संख्या को b मानते हैं। ज़्यादा वाले संख्या में हमको कम वाले संख्या से भाग करते हैं जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। 7 बार जाएगा 63 आएगा, क्या बचेगा 1। इसको हम भाजक कहते हैं, ये हमारा भाज्य है और ये भागफल और ये शेषफल। भाग देने के बाद हमें इस फार्मूला में इसको लिखना होता है। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं, उस कंडीशन में भाज्य को a, भागफल को q, शेषफल को r और भाजक को b। तो भाज्य हमारा a, भाजक b, भागफल q, शेषफल r। a हमारा 64, b 9, q 7, r 1। हमारे पास जो संख्या आ रहा है क्या आ रहा है 9, 7 प्लस 1, मतलब ये संख्या हमारा इस रूप में आ रहा है। m की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। आगे हम धनात्मक पूर्णांक 5 को अगर लेके चल रहे हैं, इसको घन करेंगे 125 आएगा, और हम क्या करेंगे 125 और दूसरा संख्या हमारा क्या है 9, तो 125 और 9 में हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वहां पर जो संख्या आएगा तीनों में से किसी न किसी एक रूप में हमारा संख्या मिलेगा। धनात्मक पूर्णांक 5 को लेके चल रहे हैं, 5 को अगर घन किया क्या आया 125 और जो संख्या एक दूसरा है 9। इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं। ज़्यादा वाले संख्या को a मानते हैं, कम वाले संख्या को b। ज़्यादा वाले संख्या में कम वाले संख्या से भाग देंगे, 1 बार जाएगा और 5 उतर जाएगा, 3 बार जाएगा 27, घटेगा तो क्या आएगा 8। भाग देने के बाद हमें इस फार्मूला में इसको लिखना होता है। भाज्य को a, भाजक को b, भागफल q और शेषफल r। a हमारा 125, b 9, q 13 प्लस 8। अब हमारा जो संख्या है 9m प्लस 8 के रूप में मिलना है, मतलब 9m प्लस 8, m बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13।